शादी बच्चों का खेल नहीं है। किसी ने सच ही कहा है। शादी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। आप जिसके भी साथ में अपना जीवन बिताना चाहते हैं उसके साथ आपको बड़े सोच समझ कर शादी के बंधन में बंधना होगा। यह इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह या तो आपकी लाइफ को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, आपको बड़े ही आनंद के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा, अन्यथा यह आपके जीवन को इतनी ज़्यादा गहराइयों में लेकर जाएगा कि आप अपने जीवन को कोसने लगेंगे। भारत में मुख्य रूप से शादियों को जब अरेंज होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अरब में एक कहावत है और वो कहावत इस प्रकार से कि अगर आपको एक घोड़ा खरीदना है तो आपको सैकड़ों घोड़ों में से देखना होगा। अगर आपको एक दोस्त बनाना है तो आपको हजारों लोगों में से एक दोस्त बनाना होगा। लेकिन अगर आपको शादी करना है तो आपको लाखों लोगों में से उस व्यक्ति को चुनना होगा जिसके साथ में आप शादी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह जो पारिवारिक जीवन है, जो पति और पत्नी का संबंध है, वह एक ऐसा संबंध है कि वह संबंध पूरे जीवन भर चलता है जब तक कि किसी की मृत्यु ना हो जाए। आप उस संबंध को बीच में ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज किसी से शादी की, अब उसके साथ में कल बन नहीं रही है तो उसको छोड़ो छाड़ो और फिर दूसरे तीसरे के साथ में चले जाओ। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बाइबल के यह सख्त खिलाफ है। दो प्रकार से शादियां हो सकती हैं, या तो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो। मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा आपसे। यदि आप लव मैरिज करके शादी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यदि आप अरेंज मैरिज अपनी माता पिता की सहमति के साथ में, पूरे परिवार की सहमति के साथ में आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों शादियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी कि क्या आप वाकई में शादी के लिए तैयार हैं या फिर नहीं हैं। उनमें से पहली चीज़ है मैच्योरिटी, परिपक्वता। परिपक्वता के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं जिनमें आपको परिपक्व होना आवश्यक है। सबसे पहली बात आती है आपका शारीरिक परिपक्वता। शारीरिक परिपक्वता का मतलब यह है कि आप शारीरिक रूप से बड़े ही सुगठ हैं, आप शारीरिक रूप से बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं और शारीरिक रूप से आप उस एज को आप पार कर चुके हैं जिस एज में आपको शादी करनी है। मान लीजिए आप भारत के हिसाब से आप देखा जाए तो लड़की को 18 साल का होना आवश्यक है और लड़के को 21 साल का होना आवश्यक है। ऐसा मापदंड रखा गया है कि इस समय में लड़का और लड़की दोनों के जो शरीर हैं वो सही रूप से सक्षम हैं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए और सही रूप से अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए। तो जो शारीरिक परिपक्वता है वह बड़े ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ शारीरिक परिपक्वता में एक बात यह भी आती है कि क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकता है इसका मतलब यह है कि वह परिपक्व नहीं है, उसे थोड़ा और रुकने की आवश्यकता है शादी करने के लिए। दूसरी बात जो आती है वो है इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता। भावनात्मक परिपक्वता से मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब छोटी छोटी बात में रोना आ जाए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों में हम जो समझते हैं कि लड़कियों के साथ तो ये सामान्य बात है, वो रोने लगती हैं छोटी छोटी बातों में। वो सामान्य बात नहीं है। वो चीज़ आपके पारिवारिक जीवन को बड़े ही मुसीबत में डाल सकती है। कल के लिए मान लीजिए आपकी जब शादी होती है, लड़की जो 18 साल की 20 साल की हो गई लेकिन फिर वो छोटी छोटी बातों में वह रोने लगती है। मान लीजिए थोड़ी सी भी खरोंच आ गई और उस आसमान को अपने सिर पे उठा लेती है। ये चीज़ आपके लिए जब वो आपकी पत्नी बन जाएगी ये चीज़ आपके लिए खा जाएगी। इसी प्रकार से एक पुरुष है, मान लीजिए पुरुषों के साथ भी यही है, लोगों के साथ में भी यही है। यदि वो भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं है तो वो अपने परिवार की, जब मान लीजिए परिवार में कोई समस्या आएगी तो वो परिवार की समस्या को सही रूप से हैंडल नहीं कर सकते हैं। उस हिसाब से क्या होगा, जो परिवार है परिवार बिखरने लगेगा। तो भावनात्मक रूप से आपको परिपक्व होना आवश्यक है। भावनात्मक रूप से परिपक्व होना, इमोशनल मैच्योरिटी का एक और चिन्ह है, वो है सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान। मान लीजिए यदि लड़का और लड़की वो केवल स्वयं के विषय में सोचते हैं, वो स्वार्थी हैं, वो अपने से ज़्यादा दूसरे व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। बाइबल हमें बताती है फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 4 आयत में कि केवल अपने ही विषय में ना सोचें लेकिन दूसरों को अपने से ज़्यादा महत्व दें।
तो वही बात लागू होती है लड़के और लड़की के रूप में, पति और पत्नी के रूप में। यदि एक दूसरे को हम ज़्यादा महत्व नहीं दे पा रहे हैं तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन परिवार बिखर जाएगा। तो भावनात्मक परिपक्वता बहुत ही आवश्यक है। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं या फिर नहीं है। दूसरी बात इसी में आती है भावनात्मक परिपक्वता में, वो है एम्पैथी। आपको एम्पैथी रखना है, आपको इतना संवेदनशील होना है, मतलब जो दूसरे का दर्द है आपको समझना है, उस दर्द को आपको इस प्रकार से उस दर्द को समझना है कि उस दर्द में आप स्वयं हैं, और उस प्रकार से आपको उस दर्द को समझना है। अन्यथा नहीं तो क्या होगा, यह होगा कि आप केवल स्वयं के विषय में सोचेंगे, आप स्वयं की खुशी के विषय में सोचेंगे, स्वयं के दुख के विषय में सोचेंगे, लेकिन अपने पार्टनर के दुख के विषय में, खुशी के विषय में आप नहीं सोचेंगे, आप एम्पैथी नहीं रखेंगे उसके साथ में। तो परिवार पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। कई परिवार हैं जो इसी वजह से टूट गए हैं। पति अपना काम करता है, पत्नी अपना काम करती है। ये सब बातें कब होती है, ये सब बातें वो शुरुआत में नहीं सोचते हैं, लेकिन वो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे भारत में यह होता है कि माता पिता बच्चों की शादी इस वजह से करा देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे बच्चे परिपक्व नहीं हैं, शादी होने के बाद में वो परिपक्व हो जाएंगे, जबकि इसका विपरीत रिजल्ट आता है। वो परिपक्व तो नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने पार्टनर की भी लाइफ को हेल बना देते हैं, अपने पार्टनर की लाइफ को भी वह बड़े ही मुसीबत में डाल देते हैं। तो इस बात को हमें समझना है। उसके साथ साथ इमोशनल मैच्योरिटी में आता है आपका आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल की भी बात आती है। कई ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर आपने देखा होगा कि लोग अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब यह है कि वह इमोशनली वह मैच्योर नहीं है। आपा खोना एक प्रकार से आप समझिए ये क्रोधित होने से बहुत ही अलग है। क्रोधित होना, मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है या फिर कोई चीज़ सही नहीं चल रही है तो आप क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप आपा खो देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका अपने आप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आप जिसके साथ आप अगर शादी करना चाहते हैं और अगर आपके साथ में ये समस्या है, सबसे पहले उस समस्या के ऊपर आप काम कीजिए। आप अपने आप को आत्म संयमी बनाइए। चीज़ों में आप नहीं खोना है, लेकिन एक बड़ी शांति के साथ में चीज़ों के विषय में सोचना है। क्रोध करने के विषय में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, बाइबल भी इसी प्रकार से बताते हैं क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। तो वो पाप कब हो जाता है, जब हम क्रोध की सीमा को पार कर जाते हैं, कि उस क्रोध को हम अनगॉडली तरीके से हम दूसरे लोगों पर प्रकट करते हैं। हमारे स्वार्थ के लिए हम अपने आप का आपा खो जाते हैं, दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील हम नहीं हो पाते हैं। उस समय में क्या हो जाता है, जो हमारा क्रोध है वह पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो उसका मतलब यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ में यह समस्या है तो वह अभी भी वह भावनात्मक रूप में परिपक्व नहीं है। उसके बाद में दूसरी परिपक्वता आती है, वह है सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी। मतलब दूसरों के साथ में हम किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं, क्या हम दूसरों के विषय में सोचते हैं। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम सभी को इस बात को समझना है कि हम सभी समाज का हिस्सा हैं। हम समाज से हटकर नहीं रह सकते हैं। हाँ, समाज से हटकर आपको रहना है तो आप जाइए चांद पर रहिए, आप मून पर, आप मार्स पर रहिए, मंगल ग्रह पर रहिए। लेकिन अगर जब तक समाज में हैं तब तक आप को लोगों से रिलेट कर कर चलना होगा। यदि मान लीजिए कि आप में वो क्षमता नहीं है, आप लोगों के साथ में रह नहीं सकते, किसी भी चीज़ में आप रह नहीं सकते, जो कि असंभव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी तक सामाजिक परिपक्वता या फिर सामाजिक सामंजस्य बनाना अभी तक आपको नहीं आया है। और यदि आप सामाजिक सामंजस्य अभी तक नहीं बना पाते हैं तो आप परिवार में भी सही रूप से सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ में, पति पत्नी एक दूसरे के साथ में आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं हुए हैं। उसके बाद में अगली बात जो आती है, अगली परिपक्वता आती है इंटेलेक्चुअल परिपक्वता, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। जिसका मतलब यह है कि आप दूसरी चीज़ों को आप सोच सकें, समझ सकें और उसको असेस कर सकें, उसका विश्लेषण आप कर सकें। मान लीजिए कहीं पर शादी चल रही है तो आपको किस प्रकार से वहाँ पर बिहेव करना है। मान लीजिए कहीं पर मृत्यु हो गई है तो आपको किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से बात करना है, सलाह देना है, किस प्रकार से आपको कमेंट करना है। ये सारी चीज़ें आपके इंटेलेक्ट में आती हैं। और आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाने में आपकी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये जो आखिरी बात है परिपक्वता में, जो मैच्योरिटी में जो आखिरी बात है इंटेलेक्ट के विषय में, कि आपको अपनी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके साथ साथ मान लीजिए आप किसी भी लड़की से शादी कर रहे हैं, किसी भी लड़के से आप शादी कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उनकी एजुकेशन कितनी है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी एजुकेशन 12वीं है और आप देखिए कि ये लड़की PhD किए हो, या फिर आप समझ रहे हैं इस बात के लिए, तो मैं उसके विषय में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक सामान्य रूप से जो एजुकेशन है वो होना आवश्यक है, और वो जब वो एजुकेशन हो जाएगी तो इंटेलेक्ट जो हमारा है वो अपने आप वो समानता में आ जाएगा। उसके बाद में बात आती है, पहली बात जो हमने की है परिपक्वता की बात, कि परिपक्वता को हमें ध्यान में रखना है आप पार्टनर चुनने के पहले, ठीक है, स्वयं की परिपक्वता, अपने पार्टनर की परिपक्वता। दूसरी बात आती है स्वास्थ्य और फिजिकल स्ट्रक्चर। स्वास्थ्य में आपको देखना है, खैर हमारे यहाँ पर भारत में इतना ज़्यादा नहीं है इसका, लेकिन फिर भी कम से कम इतना देखना है कि क्या दूसरा व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है जो कि कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब वो संक्रमण करने वाली है, कि मतलब आपने उससे शादी कर ली लेकिन वो बीमारी आपको भी लग जाएगी, आपके परिवार में। तो आपको इस बातों को समझना है। प्रेम जब आप दूसरे लोगों से करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को नकार दें, आपके दिमाग से भी आपको काम लेना है। तो शादी करने के लिए, इसीलिए मैंने पहले कहा कि शादी करने के बाद में आप इन सारी चीज़ों को नहीं सोच सकते हैं, कि शादी करने के बाद में आप इन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, फिर उसके बाद में मान लीजिए तलाक दे दिया आपने, ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि आपने सही रूप से आपने प्रेम ही नहीं किया था उस स्त्री से, या फिर उस पुरुष से आपने प्रेम ही नहीं किया था। तो इसका मतलब ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ, कि आप सही रूप से आप सोचिए, सही रूप से आप समझिए, और उसके बाद में आप निर्णय लीजिए कि आपको इसी व्यक्ति से शादी करना है। तो जो हेल्थ है, हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इन चीज़ों को सोच समझ कर ही आपको कदम उठाना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, आपने भी कई लोगों के विषय में सुना होगा, मैंने कई लोगों के, मेरे स्वयं के कई मित्र हैं जिन्होंने कैंसर पेशेंट से शादी की हुई है। उन्हें पता है कि वो लड़के को कैंसर है, उन्हें पता है कि उस लड़के को कैंसर है, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की हुई है और अभी वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि इनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। उन्हें पहले से ही पता था कि इनकी हेल्थ कंडीशन जो भी हो, लेकिन मैं इनसे प्रेम करता हूँ, मैं इनसे शादी जरूर ही करूँगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अचानक से पता चलता है कि लड़की को या फिर लड़के को कोई ऐसी बीमारी है या फिर कोई ऐसी हेल्थ की समस्या है, स्वास्थ्य सही नहीं है उनका, कि जो जिंदगी भर के लिए आपको सिरदर्द दे देगा, तो वहाँ पर पारिवारिक जीवन सही रूप से नहीं चल सकता है। तो इस चीज़ के विषय में भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी शारीरिक कमी है तो आप लड़की को या फिर लड़के को आप जरूर बताइए। धोखे में रखकर आप शादी मत कीजिए। अगर आप धोखे में रखकर शादी करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उसको पता चली जाएगा, और फिर वह आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके समाज में आपके लिए बदनामी का वह कारण ठहर सकती है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ में, ध्यान में रखिए। दूसरी बात फिर इसमें में आती है आपका शारीरिक स्ट्रक्चर, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है? तो कई बार इस प्रकार से एक कहावत कही जाती है कि जब गधी पर दिल आया तो हूर क्या चीज़ है। मतलब प्यार में इंसान इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि वो के कुछ नहीं देखता है, वो कुछ नहीं देखता, उसे केवल अपना प्रेमी नज़र आता है, उसे केवल अपनी प्रेमिका नज़र आती है। लेकिन उस समय में समस्या क्या होती है? समस्या यह होती है कि ये सारी चीज़ें क्षणिक होती हैं, ये सारी चीज़ें क्षणिक होती हैं, ये चीज़ें चिरस्थायी नहीं होती है। मान लीजिए आपने किसी भी लड़की से शादी की और उस लड़की से शादी आपने किसी भी कारण से आपने कर ली, लेकिन आपको उसकी शारीरिक बनावट आपको पसंद नहीं है या फिर उसका चेहरा आपको पसंद नहीं है। अब समस्या कब होगी? समस्या तुरंत नहीं होगी, समस्या शादी के कुछ सालों के बाद में होगी, जब आप उस स्त्री और या फिर उस पुरुष के साथ में निरंतर आप रहने लगते हैं। उसके बाद में जब आपको पता चलेगा, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि अरे यार मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मेरा पति इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो मेरी पत्नी मोटी है या फिर मेरा पति मोटा है, उसका पेट निकला हुआ है, या फिर मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं बीच में। तो इन सारी चीज़ों में भी आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए और आप शारीरिक सुंदरता देखिए। किसी ने इस प्रकार से कहा हुआ है, जो चाइनीज़ प्रोवर्ब है उसमें इस प्रकार से कहा हुआ है कि अगर आप किसी स्त्री से केवल उसकी ब्यूटी के आधार पर शादी कर रहे हैं तो आप एक ऐसे घर को खरीद रहे हैं जिसकी पेंटिंग ही केवल अच्छी है, बाहर से, अंदर से वो एकदम चरमरा गया है,
लेकिन पेंटिंग ही अच्छी है, लेकिन फिर भी आप पेंटिंग की वजह से उस पूरे घर को आप खरीद लेते हैं। तो इस बात को समझना है कि केवल शारीरिक ब्यूटी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, स्वभाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लड़की का स्वभाव कैसा है, लड़के का स्वभाव कैसा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्यार में अंधे मत बन जाइए, इतने ज़्यादा अंधे मत बन जाइए कि अपने पार्टनर की कमियां आप देखना बंद कर दें। आपको पार्टनर की कमियां देखना है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप बदल सकते हैं। ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। कालापन है, ठीक है, आप क्रीम लगा लीजिए, फेयर एंड लवली आपने लगा ली, या फेयर एंड हैंडसम आपने लगा लिया, आपको लग सकता है कि आप गोरे हो गए हो, लेकिन वो गोरापन नहीं है। तो जब आप शादी करते हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कम से कम थोड़ी अट्रैक्टिवनेस आप में या फिर आपके पार्टनर में होना आवश्यक है। आप जब उसको चुन रहे हैं तो आपका जो ध्यान है, हो सकता है कि वो एकदम ऐश्वर्या राय के जैसी ना हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो पति है वो एकदम ब्रैड पिट के जैसा ना हो, ठीक है, या फिर सलमान खान के जैसा, या फिर जैसा भी आप जिसको भी आप समझना चाहें उसके जैसा ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत वह अट्रैक्टिव आपकी आंखों में होना आवश्यक है। श्रेष्ठ गीत में अगर आप पढ़ेंगे तो श्रेष्ठ गीत में जिस लड़की से सुलेमान प्रेम रखता है, वो लड़की स्वयं बताती है कि मैं काली हूं, लेकिन जो मेरी छवि है वह बहुत ही अच्छी है। और फिर वो कारण भी बताती है कि वो शायद बगीचे में काम कर करके वह काली हो गई, धूप में काम कर करके वह काली हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि चाहे कालापन हो चाहे गोरापन हो, लेकिन ऐसी छवि होनी चाहिए जिसके प्रति आप अट्रैक्टिव हों। आप अट्रैक्टिव होना आवश्यक है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंत के दिन में आपको पता चल रहा है कि अरे मेरी पत्नी में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, 2-4 साल के बाद में, क्योंकि ये सारी बातें तुरंत निकल कर नहीं आएंगी। ये सारी बातें 2-4-5-6 साल के बाद में ये सारी चीज़ें आपके मन में निकल कर आएंगी। अरे मेरे पति के तो बाल ही नहीं है। तो वही, अगर बाल नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि बाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस व्यक्ति से आप शादी मत कीजिए उस व्यक्ति से शादी, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें आपको एक हेडेक के रूप में हो जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए आपको समझ में ध्यान में रखना है, हेल्थ और फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं इसका अहम रोल आपकी शारीरिक आपके वैवाहिक जीवन में इसका रोल है। उसके बाद में बात आती है कैरेक्टर की, चरित्र की और व्यवहार की। चरित्र की और व्यवहार की कई बार इस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से मैंने पहले कहा है कि कई बार प्रेम में पढ़कर या सुंदरता में पढ़कर हम लोगों का फिर स्वभाव नहीं देखते, हम लोगों का चरित्र नहीं देखते हैं। अब उसमें समस्या ये हो जाती है, यदि आप लोगों का स्वभाव नहीं देखते हैं, लोगों का चरित्र नहीं देखते हैं, तो उसमें समस्या ये हो जाएगी कि जो चरित्र है वह चरित्र चिरस्थायी होता है। अगर चिरस्थायी ना कहें तो लेकिन फिर भी वह लंबे समय के लिए होता है। लेकिन जो ब्यूटी है, ब्यूटी हो सकता है कि वो ढल जाए भाई, कुछ सालों के बाद में हो सकता है कि मतलब रिंकल्स आ जाएं, पिंपल्स आ जाएं, बाकी सारी चीज़ें हो जाएं। लेकिन जो स्वभाव है व्यक्ति का, वह स्वभाव एक प्रकार से इन कंपैरिजन टू ब्यूटी वो थोड़ा लंबे समय तक चलता है। इसीलिए आप स्वभाव को देखें, बहुत ही आवश्यक है। आप दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का स्वभाव है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, किस प्रकार का उसका चरित्र है, ये सारी चीज़ें देखकर ही आप विवाह करें। अगर मान लीजिए अगर ब्यूटी चली गई लेकिन चरित्र है, तब भी आपकी शादी वर्क जरूर करेगी। उसके साथ साथ आपको इन बातों के विषय में भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अनुशासित आपके पति या फिर पत्नी, मान लीजिए पति पत्नी कहना तो उचित नहीं होगा क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई है, तो मान लीजिए जिस आपके प्रोस्पेक्टिव ग्रूम या फिर ब्राइड जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, क्या वह अनुशासन में रहते हैं या फिर नहीं। घर में कई चीज़ें होती हैं, आपको इस बात को समझना है। अगर मान लीजिए आप अनुशासन प्रिय हैं और आपकी जो पत्नी या फिर आपके पति वो अनुशासन प्रिय नहीं है, तो घर में हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। फिल्मों में आपने देखा होगा, जूता कहीं फेंक दिया, कपड़े कहीं फेंक दिए, टॉवेल बिस्तर पे डाल दिया, लड़ाइयाँ होती हैं। वो हकीकत बात है वो ऐसी बात नहीं है कि वो फिल्मों में हमें हंसाने के लिए ये सब होता है। तो अगर आपको अनुशासन प्रिय है तो आप ऐसी लड़की या फिर ऐसे लड़के को देखिए जिसे अनुशासन प्रिय है। एक पत्नी के विषय में बताऊंगा जिसे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके पति को सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब होता क्या है, जब उसके पति को सफाई ज़्यादा पसंद, कहने का मतलब वो ज़्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं देता है, तो उसमें होता क्या है, होता यह है कि जब भी पति बाहर से आएगा, पत्नी उससे कहती है सबसे पहले बाहर जाओ, बाहर जाके पाँव धोकर आओ। मतलब तो घर में आ रहा है भाई, घर में पाँव धो सकता है, घर के बाथरूम में नहीं। पत्नी कहते बाहर जाके पाँव धोकर आओ, जो कुछ भी बाहर से है बाहर करके आओ, जो कुछ भी तुम्हें करना है वो सब बाहर।
आप समझ रहे हैं इस बात को? कई बार ये चीज़ें हेडेक कर देती हैं, क्योंकि आप अनुशासन प्रिय हैं, लेकिन आपका जो पति और आपकी पत्नी है उसको अनुशासन से कुछ भी लेना देना नहीं है। चीज़ें यहाँ वहाँ डली हैं, फ्रिज के ऊपर पूरी की पूरी अलमारी की या फिर पूरी की पूरी किताबें फ्रिज के ऊपर रखी हुई हैं। आपको वो चीज़ें शायद पसंद ना आए, तो जो उसका सेफगार्ड है वो यही है कि भाई आप शुरुआत में ही इस चीज़ का निश्चय कर लें कि क्या आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, क्या उन्हें ये चीज़ें पसंद हैं या फिर नहीं। अगर उन्हें अनुशासन पसंद नहीं है और आपको अनुशासन पसंद है तो आप उनके साथ में शादी मत कीजिए। उसके साथ साथ में प्रेम की बात आती है, इंटीमेसी की बात आती है, ऑनेस्टी की बात आती है, विश्वास योग्यता की बात आती है। उस चीज़ को भी आप मान लीजिए, क्या वो लड़का या वो लड़की ये समझते हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि यही मेरा पति रहेगा मेरे मरने के अंत तक, या फिर यही मेरी पत्नी रहेगी मेरे मरने के या फिर इसके मरने के अंत तक। क्या हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बाइबल हमें तलाक के विषय में नहीं बताती, इस बात को आपको समझना है। तलाक केवल इस वजह से कि मान लीजिए आपकी पत्नी में कोई खामियां है, छोटी मोटी खामियां है, या फिर पति में कोई छोटी मोटी खामियां है और आपने उसके लिए तलाक दे दिया, दूसरी पत्नी को लेकर आ गए, दूसरे पति को लेकर आ गए। बाइबल हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताती है। तो इस बात के बारे में पुष्टि करना है, क्या जो आपके होने वाले पति या होने वाली पत्नी हैं, क्या वो इस चीज़ को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर थोड़ी सी भी समस्या आई तो तलाक दे देंगे। अगर वो ऐसा मानते हैं तो भाई उसके साथ में आप शादी और आप उसके साथ में विवाह मत कीजिए। उसके साथ साथ बात आती है अपनी वैल्यूज़ इन लाइफ की, कि मतलब लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइफ आगे बढ़नी चाहिए, लाइफ में कुछ वैल्यूज़ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सच बोलना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब समय बदलने पर वो बदल जाए अपने शब्दों से। तो अगर ऐसा है तो फिर हो सकता है कि वो आपके जीवन के लिए वो सही सूटेबल पार्टनर नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें एक और बात जो ध्यान रखनी है जब शादी विवाह होती है, वो है कास्ट। कास्ट के विषय में मैं क्या कहूँगा, कास्ट के विषय में, कास्ट और रिलीजन के विषय में मैं बात करूँगा। कास्ट के विषय में तो ऐसा है भाई कि अगर आप ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं जहाँ आप एक भी शब्द नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं आप इस बात को। आप ऐसे ट्रेडिशनल पारंपरिक परिवार से आते हैं, ऐसे संस्कृति से आप आते हैं, आप एक भी शब्द नहीं कह सकते हैं। आपके सारे निर्णय आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके दादा दादी अगर लेते हैं तो भाई आप ऐसा कदम मत उठाइएगा कि आपको दूसरे कास्ट में, क्योंकि अगर आप मान लीजिए उस लड़की से आपने शादी कर भी ली और आप अपने परिवार को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लड़की को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और लड़की से आपने शादी कर रही, लड़की को आप अपने घर लेकर आएगा, आपको पता है क्या होगा। आपके जो माता पिता हैं वो उससे प्रेम नहीं करेंगे, आपके दादा दादी, आपके जो परिवार के लोग वो उससे प्रेम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप उस लड़की की जीवन को आप बहुत ही ज़्यादा विकट संकट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पारिवारिक जीवन की बात हुई, संस्कृति की बात हुई कि आप अगर ट्रेडिशनल परिवार से आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बात ये भी है कि हम सब क्या है, एक हैं। जाति व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप समझिए इस बात को, आप जाति व्यवस्था को मत मानिए। जाति व्यवस्था किसी भी चीज़ में लागू नहीं होती है, लेकिन हाँ आप बिलीफ को मान सकते हैं। बिलीफ मान लीजिए, उदाहरण के लिए अगर आपके बिलीफ एक जैसे नहीं है, मान लीजिए आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन वो जो आपका पार्टनर है वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। अगर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है या फिर नहीं करती है तो वो आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप हर चीज़ में परमेश्वर को याद करेंगे, वो हर एक चीज़ में परमेश्वर को एकदम से इनकार कर देगी या फिर इनकार कर देगा, इग्नोर कर देंगे, तो ये चीज़ें समस्याएं हो सकती है। मान लीजिए वही आपका प्रार्थना का समय है लेकिन जो आपका पार्टनर है जो कि परमेश्वर पर या फिर जो परमेश्वर आपका है, जो ईश्वर की आप आराधना करते हैं, जो आपका विश्वास है, यदि वो पार्टनर उस चीज़ों को महत्व नहीं देता है तो आपके घर में वो समस्या हो सकती है, क्लैश हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है कि जो विश्वास हैं, जो हमारे बिलीफ हैं, वो एक दूसरे के साथ में मिलने चाहिए। मसीहत की बात अगर मैं करूं तो मसीहत में भी कई बार इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है, कई बार इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। मान लीजिए लड़की पेंटिकॉस्टल है, लड़का बैप्टिस्ट है, उदाहरण के लिए, ठीक है। तो लड़की अगर पेंटिकॉस्टल है तो कई कलीसिया में अगर मान लीजिए वो कैरिज्मेटिक पेंटिकॉस्टल है, उदाहरण के लिए कैरिज्मेटिक पेंटिकॉस्टल वो लोग जो ज़्यादा एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, हो हल्ले को ज़्यादा महत्व देते हैं, अन्य भाषाओं को बहुत ज़्यादा, जितना मतलब बाइबल से हटकर और ज़्यादा महत्व देते हैं, बाहरी एक्सपीरियंस को वो ज़्यादा महत्व देते हैं।
उछलने कूदने को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन व्यतीत करने को। तो यदि मान लीजिए यदि लड़की इस स्थिति से आती है, इस बैकग्राउंड से आती है और वो आ जाती है बैप्टिस्ट में, ठीक है, तो अभी क्या होता है, बैप्टिस्ट में ये सब तो नहीं चलता है। ज़्यादातर जो बैप्टिस्ट कलीसियाँ हैं वहाँ ये सब नहीं चलता है। वो सीधे शांत लोग, एक प्रकार से ज़्यादा बाहरी चीज़ों को ज़्यादा वो दिखावा नहीं देते ज़्यादातर, ठीक है। मैं हर एक कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है तो बाद में क्या होगा, बाद में समस्या हो जाएगी। बाद में समस्या इस प्रकार से हो जाएगी कि वो लड़की कहेगी अरे तुम लोग तो अन्य भाषा नहीं बोलते हो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो फिर क्या होगा, अभी इतनी बात कहनी आवश्यक है। और लड़का और लड़की की फैमिली और वो सारे लोग वो गुस्सा हो जाएंगे, वो क्रोधित हो जाएंगे। तो फिर आप समझिए कि मतलब परिवार फिर सही रूप से शांतिपूर्वक नहीं चल सकता। इसी प्रकार से मान लीजिए लड़के या लड़की रोमन कैथोलिक है, ठीक है, और वो आपके परिवार में आते हैं, तो उन्हें क्या है, उन्हें परमेश्वर उन्हें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उन्हें यीशु मसीह इम्पोर्टेंट है, उन्हें मरियम भी इम्पोर्टेंट है। मरियम जो यीशु मसीह की माता, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम तो उतना ज़्यादा जो बाइबल को मानते हैं वो उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। हम केवल उतना महत्व देते हैं कि हाँ वो यीशु मसीह की माँ थी, इसी प्रकार से हम उनका आदर करते हैं। लेकिन हम उनका आदर इस प्रकार से नहीं करते हैं कि उनमें कुछ दैवीय है, कि उनमें कुछ डिवाइन है। हम इस प्रकार से नहीं करते हैं। वो लोग ये भी मानते हैं कि मतलब मरियम जो है, मरियम भी एक मध्यस्थी करने वाली है। हम तो वो सब नहीं मानते हैं। तो अब क्या होगा फिर उसमें, अगर मान लीजिए पति और पत्नी के जो बिलीफ ये अलग अलग हैं, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये चीज़ें टकरा जाएंगी एक दूसरे से, और पारिवारिक जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा, ठीक है। कई बार लोग इस प्रकार से समझते हैं अरे तुम्हें जो कुछ भी मानना है तुम मानो, हमें जो कुछ मानना है हम मानेंगे। ऐसा हर एक परिवार में नहीं चल सकता है। कुछ लोगों के परिवार है बहुत अच्छी बात है कि मतलब उनके परिवार बहुत अच्छे चल रहे हैं, पति कुछ भी मान रहा है, पत्नी कुछ भी मान रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये आपकी क्या गारंटी है कि ये आपके साथ भी ऐसा होगा। इसीलिए सेफ गार्ड को अपनाएं भाई, कि ऐसी उन्हीं लोगों से आप विवाह करें जो लोग आपके विश्वास से सहमत हों, या फिर आप उनके विश्वास से सहमत हो। उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, वो है सोशल स्टेटस। ज़्यादा हाई फाई, अगर मान लीजिए आप मध्यम वर्गीय लड़के या फिर लड़की हैं तो ज़्यादा हाई फाई से आप विवाह ना करें, ज़्यादा निचले से भी आप विवाह ना करें। अगर आप करते हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप ना करें, लेकिन एक सलाह, अगर आप विवाह तब भी करते हैं अपने से ज़्यादा ऊंचे स्तर वाले के व्यक्ति के साथ में अगर आप विवाह करते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि कई चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, कई चीज़ें हैं जो आपको समस्या में डाल सकती है। मान लीजिए जो हाई क्लास का लड़का या फिर लड़की है, वो पैसे खर्च करने में बहुत ही जनरस है, वो कर सकते हैं, वो पैसे खर्च कर सकते हैं क्योंकि वो उस क्लास से आते हैं। मान लीजिए आपके शादी के बाद में आप दोनों अलग रहने वाले हैं। अगर आप अलग रहने वाले हैं तो आपको पैसों का लेखा जोखा रखना पड़ेगा। यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर योर इकोनॉमिक कंडीशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर पैसे ज़्यादा, मतलब आपको जो जिसको हम कहते हैं ना उड़ाना, आप नहीं उड़ा सकते फिर पैसा, आपको लिमिट में रहना पड़ेगा। और जब आप लिमिट में रहेंगे तो हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ अनबन हो जाए कई बार। तो जो सेफ गार्ड है वो यही है कि मतलब आप ये सारी चीज़ें आप पहले से आप या तो तय कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठिए और एक दूसरे के साथ में आप तय कर लीजिए। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि आप एक दूसरे के साथ में बैठकर एक और बात कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को किस प्रकार से आप हैंडल करेंगे। मान लीजिए कि यदि आप जिससे शादी कर रहे हैं, मान लीजिए लड़का, अगर लड़का अपने आप में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वह अभी शादी के लायक नहीं है। और आप भी यदि आप उससे शादी कर रही हैं तो आप उससे शादी मत कीजिए, क्योंकि वो हर काम में वो अपने पापा से पैसा मांगेगा, अपनी मम्मी से पैसा मांगेगा। वो स्वयं अपने पैसों के मामले में अपना स्वयं का निर्णय वह नहीं ले पाएगा। उसको हर एक बात में अपने माता और पिता के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा और वो चीज़ समस्या खड़ी कर सकती है। तो अगर मान लीजिए आपकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे नौकरी आप कर रहे हैं या फिर दुकान खोले हुए हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ आर्थिक उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ अगर आप कर रहे हैं, तभी आप शादी के लिए आप कदम बढ़ाइए। जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आप शादी मत कीजिए। भारत में यह होता है कि अरे ये कुछ नहीं कर रहा है लड़का, इसकी शादी करा दो, ये कुछ करने लगेगा। एक लड़की के विषय में मैंने सुना कि उस लड़की की शादी उसके माता पिता इस वजह से कराना चाहते थे क्योंकि लड़की का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता तो एक काम करो, शादी कर दो। मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं।
आप उस लड़के को, जिस लड़के का काम धाम में मन नहीं लगता, आप उसे एक लड़की के पल्ले बांध रहे हैं, उस लड़की का जीवन आप बर्बाद करने का आप प्लान बना रहे हैं। इसी प्रकार से आप वो लड़की का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो शादी करा दो, मतलब आप अपनी मुसीबत आप दूसरे को दे दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आपको भी समझना है, माता पिताओं को भी समझना है, और जो आप हैं, आप जो शादी करना चाहते हैं, आपको भी ऐसा समझना है। ऐसा नहीं है, हमें धोखा खाना भी नहीं है, हमें धोखा देना भी नहीं है एक दूसरे को। हमें परिवार को बनाना है, और परिवार को बनाने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, जब ये सारी चीज़ें आपके मन में हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक दूसरे के साथ में आप बैठिए, जिसको हम कहते हैं कोर्टशिप। ठीक है, कोर्टशिप में क्या होता है, आप एक दूसरे के साथ में बैठिए, चाहे वो लव मैरिज में हो चाहे वो अरेंज मैरिज में हो। आप समय मांगिए, तुरंत शादी मत कीजिए। चट मंगनी पट विवाह है, उसके चक्कर में तो आप बिल्कुल ही मत पड़िए। अगर उसके चक्कर में वो पुरानी बातें थी। आप 21वीं सदी के युवा हैं, ठीक है, आप उसके चक्कर में मत पड़िए। आपका जीवन है, आपको जीवन को सही रूप से चलाना है। आप एजुकेटेड हैं, आपको अपना जीवन दूसरे के हाथ में नहीं देना है, आपको अपना जीवन स्वयं चलाना है। तो आप क्या कीजिए, आप एक दूसरे के साथ में बैठिए, कुछ समय मांगिए। मान लीजिए 3, 4, 5, 6 महीने, लगभग 1 साल भी काफ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समय मांगिए, एक दूसरे को आप समझने का प्रयास कीजिए कि जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ क्या वो लड़की उचित है मेरे लिए, क्या जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ क्या वो लड़का उचित है मेरे लिए। तो ये आपका कर्तव्य है, आपको ये करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए बाइक पर जाइए घूमने जाइए। आपके अगर माता पिता उस बात के लिए राजी होते हैं, लड़की के माता पिता अगर उस बात के लिए राजी होते हैं तो आप कीजिए। अगर नहीं होते हैं तो कम से कम फ़ोन के ऊपर आप बात कर सकते हैं। उस परिवार में आप विजिट कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जब उनके परिवार के लोग वहाँ पर हों। ठीक है, थोड़ा सा आप समय उनसे मांग सकते हैं, आप अकेले में बात कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो वो कोर्टशिप होना बहुत ही आवश्यक है। कोर्टशिप का जो महत्व है वो यह है कि आप एक दूसरे के आचार विचार समझने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। आप समझ पाएंगे किसी की भी बात करने के तरीके से, उनके तरीकों से आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच कैसी है। उसके साथ यदि आप कोई मुद्दा लेकर आए, मान लीजिए भारत में क्या समस्याएं चल रही, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या चल रही है, अगर आप अपनी उस स्त्री को बताएं या फिर उस पुरुष को आप बताएं कि अरे ये तो समस्या चल रही है, और वो कहे हाँ ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो अभी तक वो परिपक्व नहीं हुए हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, उन्हें इन सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई ये लड़की मेरे लायक नहीं है या फिर ये लड़का मेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको तो समाज से कुछ लेना ही देना नहीं है, इनको देश से कुछ लेना ही देना नहीं है। ठीक है, या फिर कलीसिया में ये चल रहा है या फिर वो आप सवाल उठाइए। ठीक है, और बाइबल का नॉलेज है, ठीक है, बाइबल का नॉलेज के हिसाब से भी आप बात कर सकते हैं उन लोगों से। तो ये सारी चीज़ें हम सभी को उपयोग में लाना है। उसके साथ साथ एक और बात है, वो यह है कि जब आप शादी कर रहे हैं तो शादी के बाद में अब मैं और तुम नहीं होगा, ये हो जाएगा हम। ठीक है, मैं और तुम मतलब कि ये मेरा वो तुम्हारा, ये सब नहीं चलेगा शादी के बाद में, ये शादी के पहले तक की बातें हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार होना है। हर एक चीज़, चाहे जीना है चाहे मरना है, एक दूसरे के साथ ही आप उन दूसरे लोगों को बताइए जिन लोगों तक इन बातों को पहुंचना आवश्यक है। आपके अनमैरिड फ्रेंड्स लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को बांटिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।